एजुकेशन एंड एचआर डिजास्टर, यानी उच्च शिक्षा एक मानव संसाधन आपदा। मेरे प्यारे बच्चों, बस अब ठीक है, उच्च शिक्षा मानव संसाधन आपदा। ओ माय गॉड, अब बताइए, उच्च शिक्षा पर ही, हायर एजुकेशन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि एजुकेशन का कोई भी जो स्टेज होता है वो ऐसा नहीं कि अपने आप में वीक होता है। हर एक स्टेज की अपनी विशेषताएं होती, लेकिन हम अभी हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के बाद ही जो ह्यूमन होता है वह रिसोर्स बन करके और कुछ प्रोडक्शन करता है। यानी जो मानव होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, क्या करता है, एजुकेशन के माध्यम से अपने अंदर रिसोर्स बनने की क्षमता डेवलप करता है। यानी वही मानव फिर मानव संसाधन बन जाता है, वो फैक्ट्री लगाता है या फैक्ट्री में रोजगार करता है। बहुत सी बात यहां पर एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि इसी की सबसे बड़ी समस्या नहीं, हायर एजुकेशन में ह्यूमन रिसोर्स का संकट है। तो पहले ही मैं 2 पॉइंट अगर यहां बता दूं, ह्यूमन रिसोर्स का संकट क्या है, इसको आप रख लीजिए, यही लिखना है आपको। ह्यूमन रिसोर्स के संकट में 2 बातों पर जो जो इस एडिटोरियल में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि एडिटोरियल में मेरा भी हस्तक्षेप रहता है तो ये लंबा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस एडिटोरियल में जो सबसे अच्छा है वो क्या है, ध्यान रखिएगा, वो ये है ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट। आप सब ने ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट को जब पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, आप सब ने ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। किसको? ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है। तो अक्सर ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि यानी भारत में जो अच्छी प्रतिभाएं जो आईआईटी आईएम यहां सब पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ती हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ती हैं, और पढ़ने के बाद वो विदेश में अच्छे अवसर की तलाश में चली जाती हैं। ठीक है, ब्रेन ड्रेन इसको बोलते हैं। या हमारे जो बहुत मेधावी छात्र छात्राएं होती हैं वो विदेश में पढ़ाई करते हैं, और जिस देश में वो पढ़ाई करते हैं, यानी ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, हायर एजुकेशन, वहीं पर वो फिर जॉब भी करने लग जाते हैं। हम अक्सर यही पढ़ते हैं। लेकिन आज यहां पर दूसरा पॉइंट उठाया गया, ये भी उठाया गया है, लेकिन दूसरा उठाया गया है ब्रेन ड्रेन में, फैकल्टी का ब्रेन ड्रेन। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और एजुकेशन फैकल्टी का ब्रेन ड्रेन, यानी जो अच्छी फैकल्टीज होती हैं उनको भी विदेशों में ऑफर हो जाता है। विदेशों में जो कॉलेज है अच्छी फैकल्टी, अगर मान लीजिए कोई आईआईटी आईएम की अच्छी फैकल्टी हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट की जो टॉप में उसकी अच्छी फैकल्टी हो, तो उनको अगर हिंदुस्तान में 40 लाख का पैकेज हो या 4 सीआर का पैकेज हो, तो उनको वहां पर ऑफर हो जाता है 10 सीआर का, और सारी फैसिलिटीज तो लोग विदेशों में चले जाते हैं। तो फैकल्टी ड्रेन और स्टूडेंट ड्रेन, दोनों ड्रेन का कॉन्सेप्ट मिलकर के बनता है ब्रेन ड्रेन। ये आपको बस बता दूं, यह एक बहुत बड़ा संकट है हिंदुस्तान के हायर एजुकेशन में। तो ब्रेन ड्रेन पर कभी भी प्रश्न आए, दोनों पार्ट लेकर के चलिएगा। बाकी हम पढ़ते हैं यानी आज यह, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं क्यों पढ़ रहे हैं इसको, व्हाट इज द न्यूज, यानी यह एडिटोरियल क्यों लिखा गया है। तो ऑब्वियस है, यहां पर यही कहा गया, हाल ही में, हाल का मतलब इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है कि क्या कहा, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। याद रखिएगा, अपने कैंपस हिंदुस्तान में स्थापित करने की अनुमति दी गई है सरकार की ओर से। इसी पर इन्होंने एडिटोरियल लिखा कि यह बहुत अच्छा कदम है। क्या है? यानी यह उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण है। तो जो भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों, यानी जो टॉप 100 सूची में विश्वविद्यालय हैं, उनको अपना कैंपस हिंदुस्तान में खोलने की इजाजत दी है, उसी न्यूज को लेकर के इन्होंने एडिटोरियल लिखा है। और ये कहा है कि यह सरकार का उच्च शिक्षा का भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण करने का एक सशक्त तरीका है। यानी इससे उच्च शिक्षा का यानी सशक्तिकरण होगा और वो वैश्विक मानदंडों के अनुकूल होगी। इसी पर इन्होंने अपना एडिटोरियल लिखा। तो न्यूज यही है जिस पर इन्होंने लिखा। हालांकि ये न्यूज पुरानी है, क्योंकि आप अगर पीआईबी देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसमें लिखा था गाइडलाइन ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन वर नोटिफाइड बाय यूजीसी इन जुलाई 2021, यानी जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन को, यानी इसी में कहा गया था 2021 में जुलाई में कि विदेशी विश्वविद्यालय जो टॉप 100 में है वह हिंदुस्तान में अपने अपने कैंपस खोल सकते हैं। तो इसी को यहां पर उन्होंने कह दिया रिसेंटली। इसके बाद अब कहा गया कि यह एक्शन क्यों उठाया गया, तो यह एक्शन किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिश पर, मेरे प्यारे बच्चों। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसने कहा था कि भाई हमें विदेशी विश्वविद्यालय की जो शाखाएं उनको हिंदुस्तान में खोलनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मेरे प्यारे बच्चों 34 साल पुरानी 1986 में बनी शिक्षा नीति के स्थान पर आया था, मैंने आपको बताया था। और इसी एनईपी की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक था कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी नागरिकों को देश में आकर्षित किया जाए, और इसके लिए हमें विदेशी कैंपसेस को हिंदुस्तान में खोलना होगा। देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बड़ी प्रमुखता से अपनी न्यूज बनाई थी कि शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से। यानी अभी तक आपने जो पढ़ा व्हाट इज न्यूज, उसको एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। व्हाट इज न्यूज का मतलब सिंपल सा कि जो भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहे गए आधार पर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी है, वह एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा एडिटोरियल राइटर कह रहे हैं। यह न्यूज है, इसी पर एडिटोरियल लिखा गया। अब आपके मन में आ गया कि सर फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, तो आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं GS2
सोशल जस्टिस सिलेबस का पार्ट है। स्वास्थ्य शिक्षा देख सकते हैं, शिक्षा एवं मानव संसाधनों से संबंधित विषय। तो शिक्षा से ही मानव एक संसाधन के रूप में कन्वर्ट होता है, शिक्षा से ही मानव एक संसाधन के रूप में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब आपके सिलेबस से सीधा सीधा ये इंटरलिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर साफ एडिटोरियल में क्या लिखा गया है जरा आप देखिए, एचआर डिजास्टर, हायर एजुकेशन एचआर डिजास्टर, याद रखिएगा ह्यूमन रिसोर्स डिजास्टर, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, फिर भी आपके मन में आना चाहिए सर हम पढ़े कि ना पढ़े, तो 2025 का एक क्वेश्चन देखें, आपको खुद इस एडिटोरियल में डूब जाने का मन करेगा। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या है उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है? द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट टू मेक इट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, यानी हायर एजुकेशन में बहुत से रिफॉर्म की जरूरत है। वो रिफॉर्म क्या होंगे ये एडिटोरियल पढ़ते समय आपको मैं सिखाऊंगा। और आज आपको एक जबरदस्त IQ ऐप यहां सिखाऊंगा कि जहां तक जल्दी यानी इनकी निगाह क्या किसी की निगाह नहीं गई। यानी आज मैं राव मनमोहन मॉडल को, यानी 1991 में जो हमने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी अपनाई थी, उसको मैं इंटरलिंक करूंगा हायर एजुकेशन से। अब देखिएगा कैसे, यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। ये भारी सुधार क्या होते हैं वही राव मनमोहन टाइप के अंदर बताऊंगा, अभी नहीं। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रयोग, देख लिया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया कि नहीं आ गया? आप सोचिए 2015 का प्रश्न भी, क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होगा? डू यू थिंक दैट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वुड हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन कंट्री? विदेशी शिक्षा के कैंपस 2013 में यूपीए की सरकार ने इस प्रकार के कैंपस को लाने की बात की थी और उसी के आधार पर यह 2015 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2013 में ही यानी इस विषय पर चर्चा होने लगी थी सरकार की तरफ से। 2021 में व्यापक स्तर पर हुई, क्यों? क्योंकि 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसके बारे में सकारात्मक बातें कही थी। तो इसको आप घटनाक्रम को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि 2013 में क्या हुआ था, 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई और 21 में फिर सरकार ने उसी के आधार पर क्या कहा, यानी एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि विदेशी कैंपस कैसे कैसे हिंदुस्तान में आ सकते हैं, याद रखिएगा, उनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी। तो भारी सुधारों की आवश्यकता है। देखिए विदेशी शैक्षिक संस्थान आएंगे तो क्या क्या होगा, वो सारी बातें मैं आपको एनालिसिस कराने जा रहा हूं। देख सकते हैं सीधा, यानी सीधा 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 100% इंटरलिंक है कि नहीं। 15 का टॉपिक और आज भी जा करके आज भी हम यही पढ़ने जा रहे हैं। विदेशी शिक्षा संस्थानों के कैंपस हमारे यहाँ खुल रहे हैं, तो विदेशी शिक्षा संस्थानों के हमारे यहाँ कैंपस खुलेंगे तो हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को, ठीक है, और उसको कॉम्पिटिटिव बनाने में किस प्रकार का ये काम करेंगे, तो आप देख सकते हैं। एक प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए GS2 2020 में सेम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 के साथ अनुरूपता में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका, आगे भी पूछा जाएगा। इस कंफर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 और गोल नंबर 4। फिर इसके बाद आता है उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना, यानी इट इंटेंड्स अ रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, यानी इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। अब जरा देखिए क्या कह रहा है कि 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पॉइंट को पकड़िएगा, 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनर्स्थापना, यानी भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नया रूप दे देना। रिस्ट्रक्चर का मतलब है यानी बिल्कुल नई चीजें लाना। अब मुझे बताइए इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण करेंगे तो क्या एक पैराग्राफ यहां छोटा सा आएगा कि नहीं? हाँ, आप लिखेंगे हाँ, 2020 की शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना है। उदाहरण फिर लिखेंगे यहीं पर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कि उसमें हायर एजुकेशन, यानी अभी हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो केवल हायर एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें सभी एजुकेशन के सभी लेवल पर रिस्ट्रक्चर किया गया, प्री नर्सरी से हायर एजुकेशन तक, रिसर्च तक, हर जगह पर रिस्ट्रक्चर किया गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन हम केवल अभी हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं एडिटोरियल में, तो हम केवल हायर एजुकेशन पर फोकस है। तो क्या कहा गया, यानी आप लिखेंगे हाँ भाई, तो एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में क्या देंगे आप? देंगे विदेशी कैंपस को हिंदुस्तान में लाना। क्या है? विदेशी कैंपस को हिंदुस्तान में लाना। आप देख सकते हैं, तो ये भी तो रिस्ट्रक्चर करना हुआ ना, कि टॉप 100 में, यानी टॉप 100 में विश्व की जो रैंकिंग आती है टाइम्स हायर की आती है, ठीक है ना। इसके अलावा क्यूएस वर्ल्ड की आती है, तो टाइम्स हायर और क्यूएस वर्ल्ड की रैंकिंग में जो टॉप 100 कॉलेज हैं उसके कैंपस हिंदुस्तान में खुलेंगे। तो ये हायर एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर करना ही तो हुआ बच्चों। आ गया कि नहीं आ गया? एक लाइन आ गया कि नहीं आ गया? बस यही चीज आपको पकड़नी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कहा गया IIT IIM वगैरह को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, तो चूंकि एडिटोरियल में ऑटोनॉमी का कोई जिक्र नहीं, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन बस लगा इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए हायर एजुकेशन, IIT IIM हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन यूपीएससी का फेवरेट है। इस क्वेश्चन को केवल इसलिए लगाया गया जिससे आपका एटीट्यूड चेंज कर सकूं इस एडिटोरियल को लेकर के।
कि लगातार हायर एजुकेशन पूछा गया, तो ये जो मॉडल क्वेश्चन बना ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं भाई क्या है। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज इट्स विजन टू अट्रैक्ट फॉरेन नेशनल्स इनटू द कंट्री फॉर सीकिंग एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी नागरिकों को देश में आकर्षित करने की दृष्टि है। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी नागरिकों को देश में आकर्षित करने की दृष्टि है। बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल है। और यही है जो हायर एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। हमारे भाई हायर एजुकेशन में ऐसा सिस्टम था नहीं, अब उसको लाने की बात हो रही है, यही तो रिस्ट्रक्चर है ना। व्हाट आर द चैलेंजेस सराउंडिंग दिस विजन? हो यानी ये जो भाई हम लाना चाह रहे हैं विदेशी नागरिकों को और विदेशी कैंपसेस को हम जो हिंदुस्तान में लाने जा रहे हैं, तो उसके आसपास की क्या चुनौतियां हैं? अब यही हम चुनौतियां पढ़ने जा रहे हैं, एडिटोरियल में याद रखिएगा। इस दृश्य से आसपास क्या चुनौतियां हैं, और अगर चुनौतियां हैं तो ऑब्वियस है सुझाव दे कि इस दृष्टि को यानी इस विजन को जो विदेशी कैंपसेस को हिंदुस्तान में लाना है, विदेशी नागरिकों को हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में लाना है, इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, यानी कौन कौन सा कदम उठाएं। सजेस्ट व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू अचीव दिस विजन। उसका जो विजन है विदेशी कैंपस को यहां पर ओपन करना, विदेशी नागरिकों को हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हमारे स्टूडेंट विदेशों में जाकर के पढ़ते हैं वैसे ही विदेशों के स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटीज में आकर के पढ़े, हमारे कॉलेजेस में आकर के पढ़े, उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, यह बताएं। यही टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द न्यूज आप सबको पता लग गया, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है बच्चे। यानी अब आप देख सकते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि दुनिया के 300 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस संचालित करने की सुविधा दी जाए, और इसी विजन के अकॉर्डिंग यानी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से वह प्रेस रिलीज जारी की गई थी 2021 की जुलाई में कि हां आपको अनुमति है, ये गाइडलाइंस है। तो इसी विषय पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हायर एजुकेशन में यदि विदेशी कैंपस आते हैं तो क्या चेंज होगा, और हिंदुस्तान के सामने क्या चुनौतियां हैं, याद रखेगा, ठीक है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डिसीजन, यानी यह हो सकता है यह प्रश्न भी अपने आप में सीधा ये सीधे ये जो न्यूज है ये प्रश्न के रूप में आ जाए। कैसे आ जाए? ये क्वेश्चन के रूप में आ सकती है, ध्यान रखिएगा कैसे आ जाएगी, जरा याद रखें। यही स्टेटमेंट आ सकता है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैंपस स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने के लिए सुविधा दी जाए, यानी अपना कैंपस संचालित करने के लिए सुविधा दी जाए। और ठीक है ना, इस दृष्टि से भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या, यानी उन चुनौतियों को दूर करने के क्या क्या रास्ते हैं, तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो इसका विजन है इसको हम प्राप्त करने के लिए कहां तक तैयार है, और अगर कुछ कमियां हैं तो कमियां क्या हैं, उन कमियों का सलूशन क्या हो सकता है। तो आइए चलते हैं, यहां तक आपको सारी बातें बता दी गई। अब यहां पर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द डिसीजन, यानी इस निर्णय का क्या महत्व। ये जो निर्णय लिया गया, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, पूरा स्टेटमेंट लिख दे और लिख दे इस निर्णय का क्या महत्व, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, इस निर्णय का क्या महत्व, ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। अगर आपसे पूछता है इस निर्णय का क्या महत्व है, तो अब देखिए इस निर्णय का क्या महत्व है, आपके सामने 2 पॉइंट यहां पर साफ साफ आगे। पहला पॉइंट बताया जिसको मैंने कहा था कि मैं राव मनमोहन मॉडल से कंपेयर करूंगा, यानी IQIP का एक नेक्स्ट लेवल होगा, राव मनमोहन मॉडल। सोच सकते हैं आप, यानी जहां तक किसी की नजर ना जाए आपको वहां तक सोचना। अब मैंने यहां लिख दिया राव मनमोहन मॉडल, ठीक है ना, उदारीकरण का मॉडल जो इनका है। अब यहां पर आता है, अब इस पॉइंट को मैं पढ़ता हूं, फिर राव मनमोहन मॉडल से इंटरलिंक करता हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, अंदर बैठ जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है, यह जो नई शिक्षा नीति में कहा गया है, समझिएगा इसको। यह भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। क्या करेगा? यानी जो भारतीय ये जो कैंपस हिंदुस्तान में आएंगे, तो भारत के कैंपस भी इनके साथ क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। तो वो भी अपने यहां पर गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, वो बहुत कुछ सीखेंगे कि ये विदेशी विश्वविद्यालय अपना कैंपस कैसे रन करते हैं, इतना क्वालिटी एजुकेशन कैसे देते हैं, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किस प्रकार से ये फोकस करते हैं। ये सारी बातों से वो रूबरू होंगे धीरे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जैसे मैं विदेशी कैंपस में पढ़ रहा हूं, तो आप ठीक है ना, कहां पढ़ रहे हैं? किसी हिंदुस्तानी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो हम दोनों तो मिलेंगे ना किसी न किसी दिन, बात होगी हमारे यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर आप अपनी बातें अपने प्रोफेसर तक ले जाएंगे, उनके प्रोफेसर आपस में मिलेंगे, कौन से? विदेशी वाले और नेशनल वाले। फिर धीरे धीरे ऐसी ही चीजें, फिर मीडिया लिखने लगेगा, बहुत सी चीजें आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि ये कंपटीशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 1991 में जब हमने उदारीकरण की नीति अपनाई, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की, जिसे हम LPG पॉलिसी कहते हैं, तो उस समय भारतीय जो औद्योगिक क्षेत्र था उसको आरंभिक रूप से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यानी बाहर से जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, तो बाहर से वस्तुओं का
एक अंबार आ गया हिंदुस्तान की तरफ। तो ऐसे में जो भारतीय उत्पादक थे, भारतीय उद्योगपति या एमएसएमई चलाने वाले थे, इन लोगों ने क्या किया, यानी अपने यहां क्वालिटी बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको ये लगा कि अगर हम क्वालिटी नहीं बढ़ा पाएंगे तो विदेशों से जो माल आ रहे हैं वो हमारे हमारे हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारा पूरा औद्योगिक तंत्र है, उसको बंद कर देंगे, यानी उनके उद्योग को बंद कर देंगे। और सरकार ने उसमें उनको सहायता भी प्रदान करी। तो परिणाम क्या हुआ, यानी विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने के परिणाम स्वरूप हमारे घरेलू उत्पाद क्या हो गए, यानी गुणवत्तापूर्ण होते चले गए, और हमारा एक्सपोर्ट, याद रखिएगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा। तो यही चीज है, यहां पर मैंने राव मनमोहन मॉडल का जिक्र इसीलिए किया कि राव मनमोहन मॉडल में जिस प्रकार से औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी, उसी प्रकार से यहां पर एडिटोरियल राइटर कहना चाह रहे हैं कि जब हम विदेशी कैंपसेस को हिंदुस्तान में लेकर के आएंगे तो भी हिंदुस्तान के कैंपसेस में उनसे कॉम्पीट करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ज्यादा सुधार होगा, और जो बच्चे इन कॉलेजों में पढ़ करके निकलेंगे वो इन्हीं, यानी जो चाहे विदेशी कैंपस में या हिंदुस्तानी कॉलेजों में, यानी जो हिंदुस्तान के कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे, उसमें ये पढ़ करके क्या होंगे, प्रोफेसर होंगे, और जो है तो क्या करेंगे, वो बेहतर एजुकेशन वहां पर डेवलप करेंगे। एक प्रकार का इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा एजुकेशन का, ये यहां पर कहने का मतलब है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अब वो कहते हैं कि चलो महत्वपूर्ण तो है, यानी ये पॉइंट आई होप आप समझ गए कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी क्या है, ये सब याद रखिएगा, टैलेंट रिटेंशन बहुत बड़ी समस्या है। टैलेंट रिटेंशन यानी टैलेंट को, प्रतिभा को रिटेन करना, प्रतिभा को रोके रखना। इसका मतलब क्या, वही ब्रेन ड्रेन, यानी सबसे बड़ी समस्या है क्या, ब्रेन ड्रेन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या समस्या है, ब्रेन ड्रेन की समस्या है। ध्यान रखिए, क्या है, ब्रेन ड्रेन की समस्या, कि हमारे यहां पर हम प्रतिभाओं को कैसे रोकें, और प्रतिभाएं कौन सी, यानी स्टूडेंट्स भी और उसके साथ साथ फैकल्टी भी, यानी जैसे मैं, यानी जैसे आप स्टूडेंट, आप फैकल्टी में, यानी हमें भी मौका मिलेगा तो हम अमेरिका चले जाएंगे, स्टूडेंट को मौका मिलेगा अमेरिका तो अमेरिका चला जाएगा। ये हमें कैसे रोकना है, इस पर हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। तो आज के बाद से याद रखिएगा, जैसे आप निबंध लिख रहे हो, वे सपने जो भारत को सोने ना दे, तो उसमें एक पॉइंट ये भी डाल दीजिएगा, टैलेंट रिटेंशन भारतीय उच्च शिक्षा में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसमें स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों हैं, वो बेहतर अवसर की तलाश में विदेशों में चले जाते हैं। उनको रोकना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनको कैसे रोका जाएगा, सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता क्या है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर डिस्कस हो गया है। अब इसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़े तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखो, एडिटोरियल तो यार लंबा हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ठीक है, ये सारी बातें अब यहां पर ये बताया गया है, एक पूरा फैक्ट दिया गया है, और वो फैक्ट क्या है बच्चों, आप लोगों को एक चीज पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि निबंध भी पूछता है। निबंध क्या पूछता है, निबंध पूछता है कि राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। तब आप अगर इस निबंध को लिख रहे हैं कि राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, और यूपीएससी ही पूछता है कक्षा की अप्रासंगिकता, इररिलेवेंसी ऑफ क्लासरूम, यूपीएससी का ही ऐसे, यानी दो ऐसे मैंने आपके सामने रख दिए, कक्षा की अप्रासंगिकता यानी कक्षाएं इररिलेवेंट हो चुकी। तो यस, हिंदुस्तान की कक्षाएं क्या हो चुकी, इररिलेवेंट हो चुकी। क्यों, मैक्सिमम आईआईटी आईएम्स या जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आप लोगों को मैंने कराया था, ठीक है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उनको छोड़ दिया जाए, तो स्वाभाविक है जो भारत के अन्य संस्थान, उसमें जो प्रतिभाएं निकल करके आ रही हैं वो प्रतिस्पर्धी नहीं है, वो केवल अपने लिए रोजगार सृजित कर सकती हैं, वो अनेकों के लिए रोजगार सृजित करने में सक्षम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, लेकिन अगर उसकी कक्षाओं से छात्र बाहर चले जाएं तो, किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में तो होता है, लेकिन अगर वह भाग्य जो है यानी विद्यार्थी बाहर चला जाए तो, वही यहां बताया गया है। तो आपको ये डेटा याद रख लेना है, और उस निबंध में एक पैराग्राफ डाल देना है कि यह अच्छी चीज नहीं है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालय में ट्यूशन, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेवलिंग, इन पर सालाना प्रतिवर्ष $7 बिलियन से $12 बिलियन के बीच खर्च करते हैं, याद रखिएगा। और इतना ही नहीं, वही ब्रेन ड्रेन जो वहां पढ़ते हैं वहीं पर काम करने लग जाते हैं अधिकांश, याद रखिएगा, ठीक है। कहां कहां, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और सिंगापुर में, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। हाल के वर्षों में जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और चीन के विश्वविद्यालयों ने भी भारत के छात्रों को आकर्षित किया है। तो किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण अच्छा नहीं होगा अगर उसके यहां से बच्चे कहां चले जाएंगे, विदेशों। तो इसको भी आप आज के बाद से उस निबंध में इंटरलिंक कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाई इंडियन स्टूडेंट गो अब्रॉड, क्यों जाते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं, इस पूरी पॉइंट को मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप मत पढ़े, क्यों जाए आप, क्यों, यानी मेरे पास इस समय क्लास में है, क्योंकि आपको पता है कि सर के पास IQIP है। सेम ऐसा ही बच्चों को पता है कि वहां जाएंगे तो क्वालिटी मिलेगी, रिसर्च करने को मिलेगा, यानी जो हम पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये हो गया, विदेशी विश्वविद्यालय में शिक्षा की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, याद रखेगा। और दूसरा है कि अगर हम देखें तो अधिकांश भारतीय कॉलेज पुराने पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, और उनकी फैकल्टी जो होती है, यानी जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी तुलना अमेरिका और यूरोपियन इंस्टीट्यूशन से नहीं की जा सकती। और एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन में हूं, थोड़ा फैकल्टी ना
तन के रहते हैं, नहीं समझे, तन के मतलब हम प्रोफेसर हैं, मतलब ऐसा, ठीक है ना, मतलब ऐसे बिल्कुल, मतलब प्रोफेसर ना हो, एक नई कोई पौध हो गई हो, ठीक है। जब तक हमारे अंदर ललक नहीं होगी कि किताबों में लिखी हुई बातों को प्रैक्टिकल करें, तब तक बच्चा सीख ही नहीं सकता, ठीक। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं उनकी फैकल्टी की तुलना अमेरिका और यूरोपीय संस्थानों से नहीं की जा सकती, तो हमारी फैकल्टी अच्छी नहीं है और हम ओल्ड पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, वही पुराना, जैसे आप एनसीईआरटी चेक करिए, सब पुराना चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं अनुसंधान सुविधाएं, यानी कुछ शीर्ष रैंक वाले कॉलेजों को छोड़ दिया जाए हिंदुस्तान में, वही टॉप 10, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाए जो एनआईआरएफ रैंकिंग में आते हैं, तो हमारे यहां पर रिसर्च तो खराब है या ना के बराबर, ये तीनों बहुत बढ़िया बात। ये वही स्वप्न है जो भारत को सोने नहीं दे रहे। कक्षा की अप्रासंगिकता, निबंध पूछेगा कि नहीं पूछेगा, यूपीएससी का आया कि नहीं, कक्षा की अप्रासंगिकता, तो कक्षा की ये सब रिलेवेंसी ऑफ क्लासरूम, कक्षाएं अप्रासंगिक हो चुकी, क्यों, क्योंकि पहली कमी ये है, कक्षाएं अप्रासंगिक हो चुकी, क्यों, क्योंकि दूसरी कमी है, कक्षाएं अप्रासंगिक हो चुकी क्योंकि तीसरी कमी ये है मेरे प्यारे बच्चों, कक्षाएं अप्रासंगिक हो चुकी क्योंकि चौथी कमी ये है मेरे प्यारे बच्चों, मांग और आपूर्ति के बीच भारी बेमेल। ये बहुत चौथी समस्या और बड़ी, कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भारतीय हायर एजुकेशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल, जितने बच्चे आईआईटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते, मान लीजिए 100 बच्चों ने किया, टोटल बच्चों को 100 मान ले, तो 0.7% बच्चे ही सीट, क्योंकि इतनी सीट ही है, और आईआईएम में 0.25%, बाप रे बाप, 100 बच्चे अप्लाई करेंगे तो 0.25 इसमें आएंगे। और अगर हम एमआईटी यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी इसका कंपेयर करें, तो एमआईटी में रिटेंशन, मतलब जो डिमांड और सप्लाई, यानी 100 बच्चे अगर करते हैं तो 3.7 है, और अगर हार्वर्ड में करें तो 5.2 है, यानी कि देख सकते हैं आईआईएम आईटी जैसे शीर्ष संस्थानों में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। अब आप देख सकते हैं, तो ऐसे में जब बहुत से छात्र ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या उनको इजिली लोन वगैरह अवेलेबल है, तो विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करना पसंद करते हैं। चूंकि वहां देख सकते हैं हार्वर्ड में जितने बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा है हमारे कॉलेजों से। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या हम और आईटीआईएम नहीं बना सकते? कहीं नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये चारों समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारी कक्षाएं अप्रासंगिक हो रही हैं। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, ये बिल्कुल सही है। एपीजे अब्दुल कलाम सर का स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त अगर देश बनाना है, सुंदर मनो वाला देश बनाना है, 3 व्यक्ति परिवर्तन ला सकते हैं, माता पिता और शिक्षक। तो शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था, उनका रोल बहुत बड़ा है राष्ट्र के भाग्य के निर्माण में। लेकिन अगर यह कमियां रहेंगी तो राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कैसे हो पाएगा? इस निबंध के अंदर भी आप एंट्री करा दीजिएगा। तो ये हो गया चौथा। अब आते हैं पांचवा, यानी भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान, मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है, ग्लोबल रैंकिंग होती है, उसमें बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं। ये पांचवी समस्या ये है। तो जब हम देखेंगे, यानी अगर आपके पास पैसा है, नोट करिएगा, आप हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे गुजराती में, मराठी में जो मेरी ऑडियंस है, लेकिन आप अपने मन में सोचिए कि क्या आपको, अगर यानी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो क्या आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे? सोचिएगा आप, ठीक है। तो बस वही चीज है। तो जिनकी फैमिली के पास पैसे हैं, वो ऑब्वियस है, जब उनको पता है कि हमारे मतलब वो रैंकिंग चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, वो रैंकिंग चेक करेंगे भाई, अपने बच्चे को वो उन्हीं टॉप 100 रैंकिंग वाले कॉलेजों में भेजेंगे। तो ये पांचवी समस्या है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आपसे प्रश्न है, इस पर आप कल कमेंट लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश से भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी? मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां कहा गया है, मेरी तरफ से इसका आंसर है कि इट विल नॉट बी इजी, यानी यह इतना आसान नहीं होगा। कुछ समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या है? कुछ समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। वो एक तो वो सारी समस्याएं, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, यानी वो 5 समस्याएं तो हैं, ये कुछ अन्य समस्याएं हैं। पहला ये कि आपने विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की अनुमति तो दी, लेकिन क्या वो हिंदुस्तान में आने को इच्छुक होंगे? तो जैसे हम बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालते हैं, वैसे ही हमें ईज ऑफ एजुकेशन भी करना होगा। यहां पर यही कहा गया। यह लाइन इन्होंने नहीं कही, लेकिन पूरा इन्होंने यही कहा। तो मैंने इसको आसान भाषा में आपको समझा दिया, बाकी आप पढ़िएगा। इन्होंने लिखा ईज ऑफ, हमें ईज ऑफ एजुकेशन करना, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता था, वैसे ईज ऑफ डूइंग फॉरेन कैंपसेस, ऐसा आप कुछ भी लगा लीजिएगा। यही इन्होंने कहा कि भाई जो आपके यहां पर दिक्कतें हैं, नौकरशाही, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, जो आपके इतने ढेर सारे कानून हैं, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के विदेशी संस्थान हिंदुस्तान में आएंगे। यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, याद रखिएगा। कहीं पर यह कहा गया है, ठीक है ना, कि उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, कहीं यह कहा गया कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो अब उसके बाद कहा गया कि जब ये आएंगे, और यह कहा गया कि ये समस्याएं और बढ़ेंगी, यानी ये समस्या और बढ़ेगी उनको यहां लाने में, जब तक हम अपने यहां पर
शिक्षा संस्थानों में, यानी हम हिंदुस्तानी अपने शिक्षा संस्थानों में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं लाएंगे, उनमें हम बेहतर संभावनाएं डेवलप नहीं करेंगे जब तक हम कुशल मानव संसाधन प्रबंधन की प्रथाओं को नहीं अपनाएंगे, यानी हम अपने यहां पर ह्यूमन रिसोर्स पर बेहतर फोकस नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखने की आवश्यकता। फिर उसके बाद यहां पर यह कहा गया कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यानी जो उच्च शिक्षा संस्थान है, HEI है, उसको इन सब विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आता है लेकिन 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 ध्यान करना है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में गंभीर स्थिति क्या है, जरा याद रखिएगा। अब देखिएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों को इन सब पर काम करना है, किस पर, कॉम्पिटिटिवनेस पर, बेटर प्रोस्पेक्ट्स पर, यानी जो वहां से बच्चे पढ़कर निकले उनका फ्यूचर बेहतर हो, कुशल मानव संसाधन के लिए क्या करना, प्रैक्टिसेस शुरू करना है, ये सब काम करना। लेकिन अब देखिएगा, यानी जो आपने पढ़ा कि ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के साथ साथ ये भी समस्या, इसको भी ठीक करना है। तो इसको ठीक कौन करेगा, इसको करेगा जो हमारा उच्च शिक्षा संस्थान है, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको ठीक करेंगे। लेकिन फिर बताया गया हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उच्च शिक्षा संस्थान, उसमें स्वयं में बड़ी समस्या है, यानी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्वयं बड़ी समस्याएं। अब वो समस्याएं क्या है, जरा आइए देखिए, नजर डालिए। ये वही स्वप्न है जो आपको सोने नहीं देने वाले हैं। आइए दिखाते हैं। यानी हमारे अधिकांश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, अगर 100 लोगों यानी 100 कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसमें टीचर भी शामिल है और भी स्टाफ शामिल है, तो केवल 40 से 50% के साथ काम कर रहे हैं, यानी जो लोग हैं उन पर वर्क प्रेशर ज्यादा है और काम ऑब्वियस है, फैला हुआ काम पेंडिंग में है। दूसरा क्या कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अत्यधिक कुशल शिक्षक होते हैं वो भाग लेते हैं, कारपोरेट कॉलेज जो होते हैं उसमें चले जाते हैं, चूंकि उनको वहां पर अच्छी पेमेंट मिलती है, विदेशों में चले जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये सामना कर, एक तो पहली बात कि वर्कफोर्स कम है, दूसरी जो क्वालिटी वाली वर्कफोर्स है वो निकल जा रही है विदेश की तरफ। तो ये सबसे बड़ी समस्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वही है, रिक्रूटिंग क्वालिटी फैकल्टीज बिकमिंग चैलेंजिंग। अब देखिएगा ये भी बहुत बड़ी समस्या है। क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रबंधन पक्ष यानी मैनेजमेंट की चुनौतियां क्या है। यानी मान लीजिए आपका कॉलेज है, आप मैनेजमेंट आपके हाथ में हो गया, अब आपका कॉलेज है, मैनेजमेंट आपके हाथ में, लेकिन वहां क्या क्या समस्याएं हैं जरा इसको भी देखिएगा। और वही निबंध किसी भी राष्ट्र के भाग के स्वरूप का निर्माण इस परिस्थिति में कक्षाओं में कैसे हो पाएगा, ये सारी कमियां बताती हैं कि भारत में उच्च शिक्षा की कक्षाएं इररिलेवेंट है। उस निबंध में आप सोचिए कितना कुछ डाल सकते हैं दोनों में। तो रिक्रूटिंग क्वालिटी फैकल्टी इज बिकमिंग चैलेंजिंग, क्यों भैया, क्योंकि हमारे पास तो यानी मानव संसाधन है ही नहीं, यानी क्वालिटी के लोग ही नहीं, तो उनमें से लेस क्वालिटी वाले हैं, उन्हीं को हम चूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है वो भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, ठीक है। यानी हम किसी भी प्रोफेसर को रिक्रूट कैसे करते हैं, जैसे मेरा रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, ऑब्वियस है मैं नेट क्वालिफाई हूं, मैं एलिजिबल था, सीट निकली, मैंने अप्लाई किया और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और ऑब्वियस है उन्होंने देखा कि ठीक है टीचिंग स्किल अच्छा है और मुझे रोजगार मिल गया। चूंकि मैं हायर एजुकेशन में हूं इसलिए मुझे इसके बारे में और अच्छे से पता है, और हायर एजुकेशन में मैं हमेशा फैकल्टीज के साथ, चांसलर्स के साथ या फिर जो है बच्चों के साथ हमेशा रूबरू होता रहता हूं, अपनी भी यूनिवर्सिटी के अन्य भी यूनिवर्सिटी के, इसलिए इसको और अच्छे से मैं समझता हूं, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा बल्कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, यानी जब भी आप रिक्रूट करें तो उसका एक प्रैक्टिकल रूप होना चाहिए कि आपने कुछ बातें पूछी, उसके बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक आप जाइए कॉलेज में, आप लेक्चर लीजिए, फिर वहां पर बच्चे रहें, और बच्चे एक एक बच्चा नहीं, यानी आप बच्चों का एक टीम बना दीजिए, 5 बच्चे 5 बच्चे 5 बच्चे ऐसे करके 5 टीम बना दीजिए एक क्लासरूम में, और वो पांचों में से यानी वो पांचों जज होंगे जो आपको मार्किंग करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट भी वहां रहेगा, जिससे कि बच्चे अगर मान लीजिए कुछ बैसनेस करें तो वहां पर एक व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में बैठा रहे कि बैसनेस ना हो पाए, और तब जाकर के उनका सिलेक्शन हो, तब मजा आएगा। अभी क्या होता है, एग्जाम हो गया, लिख दिया आपने, और आप देखिए जो सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर की नियुक्ति कैसे होती है, एग्जाम हुआ, आपने लिख दिया, आपकी नियुक्ति हो गई, जाइए आप एंजॉय करिए। इंटरव्यू 15-20 मिनट का हो गया, सेटिंग ऊपर से, आप सोचिए इंटरव्यू 15 मिनट का। अब आप सोचिए 15 मिनट में किसी के टीचिंग स्किल को, केवल मेंस में उसने कुछ लिख दिया है, आप उससे टीचिंग लिखना और टीचिंग स्किल दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो वो बात है, यानी अप्रचलित भर्ती और चयन प्रक्रिया, और मानव संसाधन जो है भी उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भर्ती प्रणाली जो है केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज है, ये कमी है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। फिर अगली क्या है, याद रखिएगा, रिटेनिंग टैलेंट, वो तो मैंने पहले बता दिया, यानी छात्र भी बाहर चले जाते हैं और टीचर भी बाहर चले जाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा ये बहुत अच्छा तीसरी समस्या आती है, यूनिवर्सिटीज डू नॉट फॉलो प्रोएक्टिव सक्सेशन प्लानिंग, यानी उत्तराधिकार, प्रोएक्टिव उत्तराधिकार ये नहीं अपनाते। इसका मतलब है कि हमारे यहां जो नियुक्तियां होती है हायर एजुकेशन में, जब कोई रिटायर हो जाता है या बीच में ही अपना पद वो छोड़ देता है, उसके बाद नियुक्ति शुरू होती है, जबकि हमें पहले से ही एक टीचर का पूल रखना चाहिए,
ठीक है, अब पता चले कि जब रिटायर हो गए या किसी ने अपना पद छोड़ दिया, अब उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होगी अगले सेशन से, तो वो जो 5-6 महीने 1 साल का बच्चों का लॉस है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, याद रखिएगा। इसके अलावा यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, यानी कौन सा कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, कौन सा प्रोफेसर अच्छा कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं कर रहा, उसका कोई रैंकिंग नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या। हर स्कूल की अपनी टीचर्स की भी रैंकिंग होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन नहीं है, तो इसी वजह से एजुकेशन नीचे है। तो समाधान क्या है? ऑब्वियस है कि हमें बेहतर करने की आवश्यकता है और हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर करने की आवश्यकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी आपको करने की आवश्यकता है जिससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बात है जो आपको यहां पर पढ़नी थी, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर कई बात करती है, एक खाका तैयार करती है और ये कहती है कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है उसको और बेहतर करें, याद रखिएगा। और कई सिफारिशें करती है, क्या क्या करती है जरा याद रखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है, अगर आप चेक करिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन हो गया ना। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या सुझाव देती है, ये सारे पॉइंट मैंने रख दिए हैं, इसको भी रख लीजिएगा। या वो निबंध है जो 1994 में शायद आया था, संसाधन प्रबंधन भारत के संदर्भ में, अगर यह प्रश्न आ जाए तो भी आप काम कर ले जाएंगे। तो हम मानव संसाधन प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सुझाव है कि क्या क्या किया जाए। पहला, रेगुलेटरी सिस्टम, यानी हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। और यह जो रेगुलेटरी सिस्टम होगा, उच्च शिक्षा की एक नियामक प्रणाली, यानी उच्च शिक्षा के सभी नियम कानून तय करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, और उसी के लिए उसने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के गठन की बात की, याद रखिएगा। उच्च शिक्षा की एक नियामक प्रणाली जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, हायर एजुकेशन में जो भी मान्यता देने का काम है, एक्रीडिशन का काम है, वो करेगी, फाइनेंस को देखेगी, इसके अलावा जो भी एकेडमिक स्टैंडर्ड होते हैं उसको सेट करेगी, याद रखेगा। और यह काम किसको सौंपा गया? तो यह काम सौंपा गया HECI यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को, याद रखेगा। यह किसके द्वारा किया जाएगा? HECI के द्वारा किया जाएगा, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब HECI पर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में आप तैयार रह सकते हैं 2023 में, कि HECI क्या है। यह उच्च शिक्षा के मैनेजमेंट को, प्रबंधन को किस प्रकार से बेहतर करेगा। तो आप देख सकते हैं HECI तो क्या करेगा उच्च शिक्षा में, ये सारे काम मैंने आपको बता ही दिए, याद रखेगा। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये मेंटेन करेगा क्या? एकेडमिक स्टैंडर्ड को हायर एजुकेशन में क्या करेगा? शैक्षणिक मानक जो होते हैं उनको बेहतर करेगा। इसके अलावा और ये क्या करेगा? यानी एक रेगुलेटर के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर के रूप में काम करेगा, याद रखेगा। और किन किन चीजों के लिए नॉर्म्स या मानक या नियम या मानदंड निर्धारित करेगा, यानी वो क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में, यानी जो भी हायर एजुकेशन में BA MA के या साइंस बैकग्राउंड के जितने भी सिलेबस होते हैं या कोर्सेज होते हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है उसको कैसे, उसका जो सिलेबस उसको कैसे हम बेहतर ढंग से सीखें, लर्निंग आउटकम्स पर काम करेगा, याद रखेगा। लर्निंग आउटकम फॉर कोर्सेज पर काम करेगा। इसके अलावा टीचिंग और रिसर्च के स्टैंडर्ड्स को बनाएगा, टीचिंग और रिसर्च। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशन है शिक्षा के, हायर एजुकेशन के, वार्षिक रूप से उनका जो आउटकम है, उनका जो प्रदर्शन है, उसका आकलन करेगा। तो ये 3 काम करेगा, तो इसके माध्यम से ऑब्वियस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारत में उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी। इस दृष्टि से HECI की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज इतने पॉइंट्स आप कम से कम इतना सीख सकते हैं, याद रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी बात को आगे बढ़ाती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहां जो सबसे बड़ी समस्या है वो रिसर्च की समस्या है। और इसके अलावा याद रखिएगा, जो व्यक्तिगत योगदान होता है लोगों का, यानी कि अच्छे टीचर होने चाहिए, अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, उसके लिए, रिसर्च के लिए, अच्छी फैकल्टी के लिए उसने सुझाव दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, कि हमारी जो रिक्रूटमेंट सिस्टम होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक मैंने आपको बताया ना कि केवल एग्जाम के आधार पर मत लीजिए, प्रैक्टिकल उनसे सीखिए, ये होना चाहिए। इसके अलावा जो उनके नियुक्ति के मापदंड है वो आधुनिक होने चाहिए। आधुनिक का मतलब जैसे क्या, ये टीचर इंटरैक्टिव पैनल पर पढ़ाने में कुशल है, यानी आप ऐसा नहीं कि उसको कहिए कि चलिए पहले दिन आपको मार्किंग की जाएगी, आप सारी सुविधा दीजिए, ट्रेन करिए, उसके बाद एक टाइम दीजिए कि X डे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें करनी है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक पदोन्नति प्रणाली होनी चाहिए, यानी पदोन्नति तेजी से होनी चाहिए, अक्सर ये पेंडिंग रहती है, जिससे उनको भी प्रोत्साहन मिले, याद रखेगा। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। ठीक है, और इसमें साफ कहा गया कि जो फैकल्टीज की भर्ती होती है, कुछ और पॉइंट बताएंगे, जो फैकल्टीज की भर्ती होती है वो क्या होनी चाहिए, यानी इसी प्रकार से होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। बाकी सारी बातें वही लिखी हैं, याद रखिएगा, इसमें कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताएगा, लेकिन यूज कहां करना है, जो मैंने क्वेश्चन लिखाए हैं मेंस के मॉडल क्वेश्चन, इसके अलावा निबंध में कक्षा की प्रासंगिकता और वे सपने राष्ट्र के विकास, क्या नाम है 2017 वाला, किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। आज